हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, अब उसकी टेंटेटिव आंसर की आ चुकी है और आप अभी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो भाई जो आंसर की आई है क्या वो करेक्ट है? अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो वो कौन से क्वेश्चन है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्शन लगेगा और मैं किसी में ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन मैंने कल आपका 1-2 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग बताया था, उसको भी करेक्ट करेंगे और देखते हैं जी क्या करेक्ट आंसर आते हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में। तो आप सभी ने एचपीएससी पीजीटी का जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है ये मैंने वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, ये देख लीजिए। एंड आंसर की भी मैंने वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट ये आपका 9 सितंबर को पेपर हुआ था, ठीक है। चलिए तो भाई देखते हैं किन किन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्शन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस मास्टर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ऑब्जेक्शन लगेगा बिल्कुल। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट। तो आप सभी को पता है कि सेल कांस्टेंट की यूनिट जो होती है दैट इज L बाई ए, लेंथ बाई एरिया। तो लेंथ की सेंटीमीटर मानोगे, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर मानोगे, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था वो डी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? डी। बट जो आंसर की आई है उसमें फिफ्थ का जो आंसर दिया है स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन का, दैट इज बी। तो ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा। रेफरेंस में आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस अभी दे रहा हूं, एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ना, कल मैंने आंसर की में भी इसको डी ही बताया था, सेंटीमीटर इनवर्स। अब रेफरेंस की अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी का रेफरेंस है स्टूडेंट, आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया, द क्वांटिटी L बाई ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको डिनोट किया जाता है, यहां पे देखिए है ना, यहां पे ये इसको नोट कीजिए, हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इनवर्स, है ना। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज लेंथ इनवर्स, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसको आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ये मेंशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो फिफ्थ क्वेश्चन का पक्का ऑब्जेक्शन लगेगा एंड फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आना चाहिए। एनसीईआरटी में भी इसका लेंथ इनवर्स ही दिया हुआ है, बट यहां पे इन्होंने बी लिख दिया है, दैट इज इनकरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्शन लग रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने बी आंसर दिया है, बट डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखिए कुछ स्टूडेंट ने, मैंने भी कल यही बताया था भाई, जल्दबाजी में कई, है ना, जल्दबाजी में कई बार आंसर गलत होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में काफी बच्चे, देखो कल मैंने इसका जो आंसर बताया था ना दैट इज ए आंसर बताया था डेकेन, बट स्टूडेंट मैंने ध्यान से स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। यहां पे मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट होता ना, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, पक्का डेकेन करेक्ट आंसर होता, डेकेन करेक्ट आंसर होता। मेल्टिंग पॉइंट का कोई खास रिलेशन नहीं है अगर आप ब्रांचिंग से देखेंगे तो, है ना, मेल्टिंग पॉइंट का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया गया पहले तो हम देखते हैं। मैंने कल डेकेन बताया था, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा डेकेन, बट मैंने अभी रेफरेंस बुक देखी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज बी, जो कि आंसर की में बिल्कुल सही दिया हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिएगा अभी यहां पे इन्होंने 12 का क्या आंसर दिया हुआ है? बी। तो 12 का इन्होंने बी दिया हो, जो कि ठीक है। इसका ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए। क्या रेफरेंस है सर आपके पास? एक तो भाई सिंपलेस्ट रेफरेंस तो ये है, आप कहीं पे भी जाओ किसी स्टैंडर्ड बुक में डाटा चेक कर लो, मेल्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे, डेकेन का भी, इसका भी, इसका भी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो मैं रेफरेंस देता हूं आपको इसका। इसका रेफरेंस क्या है? पहले तो ये एक बुक, स्टैंडर्ड बुक है फॉरेन राइटर की, वहां से मैंने डाटा उठाया। तो इसमें देखिए 2233 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, यही है ना, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, यही है ना यहाँ पे भी क्वेश्चन में, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना स्टूडेंट, वो 101 डिग्री, मतलब 101 डिग्री होते हैं। उन सभी के माइनस में होते हैं, बाकी के डेकेन का भी देखेंगे माइनस में आपको मिलेगा। अब देखो एक बुक में इसके बारे में और अच्छे से लिखा हुआ है, ये देखिए ये बुक, मैंने एक और, ये और कोई बुक है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखा। इन द व्यू देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन इज नोट वर्थी, इट मे बी एट्रीब्यूटेड टू हाई सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल।
देखो स्टूडेंट, यहां पे जब आप देखते हैं ना, ब्रांचिंग बढ़ने से ये मॉलिक्यूल काफी ज्यादा सिमेट्रिक हो जाता है, सिमेट्रिक। इसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। एक और मैंने देखो, एक और बुक मैंने कम से कम 3-4 बुक में इसको देखा है। सारी फॉरेन राइटर्स की बुक है ये, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा, देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है, द इफेक्ट ऑफ चेन ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज मोर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ये वही कह रहा है कि ब्रांचिंग बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, काफी डिफिकल्ट इसको प्रिडिक्ट करना। जनरली हाउएवर ब्रांचिंग दैट प्रोड्यूस हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रिजल्ट अब नॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये यही बात बता रहा भाई। देखो मेल्टिंग पॉइंट में तो हम ये देखते हैं, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट में ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। बट क्या कर रहा है यहाँ पे, नोट करो, जनरली द ब्रांचिंग दैट प्रोड्यूस हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अगर ब्रांचिंग से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाए तो फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। द कंपाउंड दिस, एग्जांपल के तौर पे इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, इसको नोट करना है। तो भाई ये देखो, अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन मत लगाना चाहिए। अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, मेरा बताना है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप अपने दिमाग से चलिएगा। मैं तो भाई जितना रेफरेंस मैं ढूंढ पाया हूं, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज बी ही आना चाहिए, और आंसर की में भी इसका आंसर बी दिया है। मैंने आपको 3 रेफरेंस दे दिए हैं। इसका अब नॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का रीजन है ब्रांचिंग से काफी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, ब्रांचिंग से काफी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसमें ऑब्जेक्शन लग रहा था स्टूडेंट को, बट मेरे हिसाब से नहीं लगाना इसमें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है दैट इज, कुछ बच्चे यस इसमें पक्का ऑब्जेक्शन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जिंक ओर, इनमें से कौन सा जिंक का ओर होता है। मैग्नेटाइट तो सभी को पता भाई आयरन का ओर होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी आना चाहिए था, विलेमाइट आना चाहिए था, बट इसका आंसर ए दिया हुआ है। देखो आंसर की में अगर देखोगे 25 का आंसर ए दिया हुआ मैग्नेटाइट, जो कि कहीं से भी करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डी। कोई रेफरेंस है इसको लेके भाई? यस, एक रिसर्च पेपर का रेफरेंस मुझे मिला है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका रिसर्च पेपर है भाई, एक यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो इसमें बताया गया कि विलेमाइट जो होता है, आप देख सकते हैं साफ साफ, है ना, द विलेमाइट इज वन ऑफ द जिंक और मिनरल्स, ठीक है। तो ये भाई क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या आना चाहिए था, डी। तो अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्शन लग रहा है। एक क्वेश्चन आपका सेल कांस्टेंट की यूनिट, और दूसरा क्वेश्चन जिंक का और, डी आना चाहिए था, बट इन्होंने इसका आंसर ए दिया हुआ है। आप रेफरेंस एनसीईआरटी बुक से भी देख लेना, और कहीं से आपको मिले वहां से आप देख लेना, कोई इशू नहीं होगा, उसका कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बात करता हूं भाई मैं, एक क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 32 में भी स्टूडेंट को लग रहा है कि ऑब्जेक्शन लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 को नोट कीजिए स्टूडेंट, मैंने भी कल इसका आंसर डी बताया था, बट डी इज नॉट करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, देखिए यहां अगर आप आंसर की में जाके चेक करेंगे 32 का ए करेक्ट आंसर दिया हुआ है, और ए ही आंसर भी आएगा स्टूडेंट, इसका ए ही आएगा, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए। अब कहोगे जी ए कैसे आएगा, देखो इन्होंने पूछा है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ np6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज बताओ क्या होगा। देखो स्टूडेंट, अगर ऑर्बिटल टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो दैट इज कैपिटल एल होता है वो आपका। देखिए आप टर्म सिंबल वगैरह निकालते हैं, वहां पे इसका यूज आता है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं +1, यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं -1, 1 2 3 4 5 6, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। जो आपका समीशन ऑफ स्मॉल एल आएगा दैट इज 0। अगर समीशन ऑफ ये 0 आ रहा है तो कैपिटल एल भी 0 होता है, कैपिटल एल भी 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 0 ही आएगा, इसका करेक्ट आंसर डी नहीं आएगा, है ना। मैंने कल डी बताया था, बट अब इसका जो करेक्ट आंसर वो ए ही आएगा, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए, ए ही दिया हुआ है। कोई रेफरेंस है, इंडियन राइटर की बुक है भाई, तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द, ये टर्म बता रहे हैं यहाँ पे। P6 को देखो, ये कैपिटल S है, स्पिन क्वांटम नंबर 0 ही होगा, मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगी, एंड कैप वैल्यू ऑफ L, तो वैल्यू ऑफ L देखेंगे दैट इज 0। ये जो कैपिटल L होता है इसी को बोला जाता है टोटल, इसी को बोला जाता है बेसिकली आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है ना, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग सकता है। क्वेश्चन नंबर
अभी मैं एक ये है ना थोड़ा सा भाई आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आने दो। क्वेश्चन नंबर 44 को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सही है। 44 का तो यही बताया गया था। एंड उसके बाद 76 की बात करेंगे, उसके बाद 76 की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक क्वेश्चन है ना, यस स्टूडेंट, है ना स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 64। वैसे तो भाई मैं ऐसी भाषा यूज करता नहीं हूं, लेकिन कल एक स्टूडेंट ने बड़ी बदतमीजी से एक कमेंट किया था, उसका जवाब दे रहा हूं, उस गधे को जवाब दे रहा हूं, है ना, गधे को जवाब दे रहा हूं, उस गधे को। गधे सुन लेना अब ध्यान से, है ना, जैसी आपने भाषा यूज की है फिर मुझे भी यूज करनी आती है ना। तो उस गधे का जवाब है, वो गधा पता क्या कह रहा था बार बार, एक गधा है ना, वो ये कह रहा था इसका करेक्ट आंसर आएगा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। वो बोल रहा था ये बुक बुक देख लो जाके, वो बुक देख लो। भाई सारी बुक देख रखी है तभी बोल रहा हूं, और एक बुक नहीं देख रखी तेरी जैसे, 5-6 बुक देख रखी है, ठीक है। इसका जो मैंने कल इसका आंसर टीबीपी बताया था और आज भी टीबीपी बता रहा हूं। एंड एचपीएससी की अभी जो आंसर किया है उसने भी टीबीपी बताया है। अगर कल को वो गधा ऑब्जेक्शन लगाता है तो भी इसका आंसर चेंज होने वाला नहीं है, टीबीपी ही करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आएगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्टूडेंट देखिए, है ना, बहुत सारे बच्चे शेप और ज्योमेट्री को लेके कंफ्यूज हैं। भाई शेप अलग चीज है जी और ज्योमेट्री अलग चीज है। अरे भाई आप है ना, जो बढ़िया बढ़िया पेपर होते हैं, आईआईटी जैम का पेपर होता है, गेट का पेपर होता है, नेट का पेपर होता है, वहां के क्वेश्चन देखे हैं क्या आपने कभी? शेप और ज्योमेट्री कुछ नहीं। देखो ये बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। इसमें अगर ऑप्शन में सीसो रहता ना, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर सीसो होता, देखो आप कह रहे हो जी शेप पूछिए शेप, अरे भाई शेप पूछिए ठीक है, लेकिन यहां पे शेप के अकॉर्डिंग आंसर तो नहीं दिया ना, ऑप्शन में है ही नहीं सीसो, तो फिर क्या लगाओगे? अगर कभी भी शेप के अकॉर्डिंग आंसर ना हो तो आपको ज्योमेट्री वाला आंसर लगाना होता है, दैट इज टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि इसकी जो बेसिक ज्योमेट्री है ना वो टीबीपी ही है। अरे सीसो कहां से बना था मूर्ख? अरे मूर्ख, ये सीसो बनता कहां है? जब टीबीपी ज्योमेट्री होती थी, है ना। अरे भाई ये देखो सीसो कैसे बना था भाई स्टूडेंट, अगर आपको पता हो तो, जब ये जो टीबीपी ज्योमेट्री है, जब वहां पे एक बी की जगह लोन पेयर आ गया था ना, एक बी की जगह लोन पेयर, इस लोन पेयर की वजह से ही तो ये बेंट हो गई था ना इस तरीके से। तो टीबीपी, टीबीपी इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी जैम में मैं अभी आपको देखो शेप के बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी मैं नेट के बैच में पढ़ा रहा था, अगर आपको दिखाऊंगा तो 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा, है ना। और आप बोल रहे हैं ना कि ये बुक, ये देख लो कितना कुछ पढ़ा रखा है, कहां कहां से पढ़ा रखा है, ठीक है। उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आपके साथ बहस करने का फायदा नहीं है, लेकिन गुस्सा इस बात का आ रहा है कि आपने बदतमीजी से बात की। तो आगे से आप थोड़ा सा ध्यान से, वैसे तो मैंने चैनल से हटा दिया है, ऐसे गधों को क्या रखना है चैनल पे, है ना। ऐसे गधे जो हैं वो तो माहौल ही खराब करेंगे। अब मैं आपको देखो स्टूडेंट, आप बाकी सभी को बता रहा हूं, उस गधे को तो क्या ही बताना है, ठीक है। अभी देखना मैं आपको, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख, ये देखो अब कहोगा, देखना ये रहा, इसमें पूछा था ज्योमेट्रीज ऑफ दिस। अब इसकी ज्योमेट्री क्या है भाई, कोई बता दे तो। बी आर, यहां पे भी बी आर। वैसे तो अगर आप ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, इसकी जो यहां पे देखो इसमें ज्योमेट्री पूछी, चलो कोई बात नहीं। शेप के भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं जहां पे शेप पूछी होगी, बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ज्योमेट्री और ये, इसका कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात बनानी नहीं है स्टूडेंट आपको, ठीक है ना। ये काफी जगह मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं, ज्योमेट्रीज पूछी हैं तो ज्योमेट्रीज लीनियर या टेट्राहेड्रल। शेप के भी क्वेश्चन है, अभी मुझे ध्यान आ रहा है जहां तक मैं, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो भाई शेप ज्योमेट्री का कोई खास इशू नहीं बनेगा, ठीक है ना। शेप ज्योमेट्री का कोई खास इशू नहीं बनेगा, वो इसी तरीके से आपको सोचना है। मिल जाएंगे भाई क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिलेंगे जरूर आपको। सीसो, मुझे क्वेश्चन तो ध्यान आ रहा है कि आईआईटी जैम में आया था, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होगा फिर वो, है ना। ये है ना मूर्ख प्राणी आगे सारा माहौल खराब कर देते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन आ गई भाई। चलो कोई बात नहीं, पक्का भाई मैंने बता दिया आपको, इसका जो रेफरेंस है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, और वो तो अब कमेंट कर भी नहीं पाएगा। चलिए तो ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर टीबीपी आएगा। आप रेफरेंस बुक पढ़ के देख लीजिएगा, है ना, कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ मिलने वाला। अच्छा एक और क्वेश्चन जिसमें बस लास्ट ऑब्जेक्शन लग रहा है, दैट इज 76। देखिए स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर दिया है ऑफिशियल की में 76 का, दैट इज ए, बट ए करेक्ट आंसर नहीं होगा।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी ही आएगा। इस क्वेश्चन का मैंने भी कल ए बताया था, लेकिन डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मेटल्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए जो रेफरेंस है आपको मिल जाएगा, किसी भी हाउस क्राफ्ट की बुक में भी मिल जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, ये तो वही आ गया, NP6 वाली बात आ गई है। तो इसका मैंने ना अभी रेफरेंस देखा था, आपका यहाँ पे लेना मैं भूल गया हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपने इसका जो रेफरेंस है, हाउस क्राफ्ट की बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइएगा, वहां पे आपको इजीली इसका मिल जाएगा रेफरेंस। तो इसमें देखो, जब आप जाएंगे ना, पेज नंबर भी बता देता हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर आप बात करते हैं तो हाउस क्राफ्ट जो बुक है आपका, हाउस क्राफ्ट बुक जो है, उसका जो पेज नंबर है 831 और चैप्टर नंबर 28, चैप्टर नंबर 28 पेज नंबर 831। वहां पे जब आप आयरन पे जाएंगे ना, आयरन पे, तो वहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये बता रहा कि आयरन का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है ना। वहां पे लिखा हुआ मेटल और उनके बायोलॉजिकल रोल्स। तो वहां पे आयरन के आगे पता क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। आपने FeS प्रोटीन्स पढ़े होंगे, साइटोक्रोम पढ़े होंगे, वो यही काम करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और कॉपर के आगे भी यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ब्लू कॉपर प्रोटीन, ब्लू कॉपर प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। इसका जो रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, यहां पे आपका इसका रेफरेंस लगा हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग है ना, मैंने सारे आंसर चेक कर लिए हैं बिल्कुल ध्यान से। तो इसमें जो ऑब्जेक्शन लग रहा है दैट इज 3 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगेगा। और वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 सेल कांस्टेंट वाला, उसका रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर डी आना चाहिए, इन्होंने बी दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका 12 जो था, 12 नंबर, इसमें कोई भी आपका नहीं लगेगा, ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, सही दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का आपका कोई क्वेश्चन नंबर 25 का लगेगा ऑब्जेक्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करोगे, 32 की, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर आएगा इसका, इसका। और उसके बाद 76 का ऑब्जेक्शन लगेगा। तो 3 का ऑब्जेक्शन लग रहा है भाई, दोबारा से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 25, डी आएगा 25 का, और क्वेश्चन नंबर 76। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग इन 3 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगेगा। मैंने आपको इनका रेफरेंसेस भी देने की कोशिश की है, बाकी का नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी भाई देखो, है ना, इंसान है, गलतियां होती रहती हैं। हो सकता है कि इसमें भी कोई ना कोई मिस्टेक मैंने कर दी हो, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है ना। और जो मानता है ना कि मेरे को सब कुछ आता है, उसको कुछ नहीं आता। और जिसको बहुत कुछ आता है वो नहीं कहता कि मेरे को इतना आता है, वो आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट को भाई ध्यान से बात करनी चाहिए, ठीक है ना। आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि बढ़िया कंटेंट दें मैक्सिमम। देखो, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि वो गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, ठीक है। और कई बार जल्दबाजी में हो जाती है, ठीक है। हमें भी बाद में ऐसा लगता है कि गलत बता दिया, स्टूडेंट पता नहीं क्या कहेंगे, सही में लगता है। तो पूरा चेक करके जब आपको आंसर बताने की कोशिश करते हैं, और कई बार गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी होती होंगी, हमसे भी हो जाती हैं। चलिए, तो फिलहाल इन 3 क्वेश्चंस का रेफरेंस लगेगा। होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। और किसी और क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि जी मुझे तो इसमें ऑब्जेक्शन लग रहा है, ये रेफरेंस है इस बुक का, पूरा मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, है ना। एक अच्छी डिबेट होना तो बढ़िया है। आप, है ना, आप बात आप मतलब बोल रहे हैं, ऐसी भाषा का यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है, तो फिर क्या क्या ही बात करेंगे, चाहे आपकी बात सही क्यों ना हो, है ना। अगर आप टीचर बनते हैं ना, तो मतलब फिर तो मैं HPSC को कहूंगा भाई आपका सिस्टम खराब है ना। इंटरव्यू में आप ऐसी बात यूज करना, है ना। इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे पूछेगा ये बात ऐसे, आप कहोगे ना जी ऐसे थोड़ी नहीं है, आप कहोगे आप तो ये हो, है ना। तो इंटरव्यू में निकल जाएगा भाई, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता तेरा पेपर भी क्लियर होगा, ठीक है भाई। उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, बाकी आप सभी उस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।